नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जानकारी लेकर आई हूं दोस्तों कि शादी से पहले हमें कुंडली का मिलान क्यों करना चाहिए। अक्सर हम सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान कर लेते हैं, हम ये देख लेते हैं कि हमारे गुण मिलान तो हो रहे हैं तो चलो शादी कर लेते हैं, लेकिन अक्सर हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं और कई बार गुण मिलान भी नहीं होता है तो पंडित जी यह बोल देते हैं कि आप अपना नाम चेंज कर लीजिए। नाम चेंज करके वे राशि मिलान करके आप लोगों को ऐसा कह देते हैं कि आप शादी कर सकते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ी जीवन की हम गलती करते हैं। एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर वही होता है जो आपको एक सही राय दे दोस्तों, और पूरी यदि आपकी कुंडली मिलान होता है तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखद में रहेगा दोस्तों। अक्सर हम शादी के बाद बहुत से उलझनों में पड़ जाते हैं, हमारा दाम्पत्य जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरता है, फिर डाइवोर्स जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। कई बार बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ के हैं कि मन मिलते ही नहीं है और फिर डाइवोर्स जैसी स्थिति उत्पन्न होने के कारण हमारे बच्चों की जिंदगियों पर भी बुरा असर इसका पड़ता है। इसलिए मेरा यही मानना है कि यदि आप शादी करना चाह रहे हैं तो आपको कुंडली का मिलान अवश्य करना चाहिए, और कुंडली मिलान आप सॉफ्टवेयर न यूज करते हुए मैनुअली कुंडली का मिलान करवाएं तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। यदि आपकी पूरी परफेक्ट कुंडली का मिलान होता है तो आप शादी करेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। यदि हमारा शादीशुदा जीवन सुखद रहता है तो आने वाली लाइफ हमारी बहुत ही अच्छे से गुजरती है, समाज में हमारी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, व्यापार में या जॉब में भी हमारा मन लगता है, घर में यदि हंसी खुशी का माहौल रहता है तो हमारा पूरा जीवन बहुत अच्छे से गुजरता है। और इसके विपरीत यदि हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छे से नहीं गुजरता है तो हमारा किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है दोस्तों। मैं आपको मैन्युअली समझाकर बता देना चाहती हूँ कि हम कुंडली का मिलान किस तरीके से करते हैं। मैंने ऑनलाइन कुंडली सर्विस चालू की है जिसमें मैं जातकों की बहुत सी कुंडलियों का विवेचन कर चुकी हूँ और उनका मुझे पॉजिटिव फीडबैक बहुत अच्छा सा मिला है। और कई जातकों ने मुझसे कुंडली मिलान भी करवाया है कि क्या मैडम हम शादी कर सकते हैं, और कई जातक तो ऐसे थे जो शादी करने के बाद उनके डाइवोर्स जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी, फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन करा कि मैडम हमारी दोनों की कुंडलियां आप मिलाकर बताइए कि हमारी कुंडली मिलती है कि नहीं। तो जब मैंने उनकी कुंडली का मिलान करके देखा तो कई मंगल दोष उत्पन्न हो रहा था या फिर गुण मिलान नहीं हो रहे थे, और एक बार तो चंद्र राशि भी नहीं मिल रही थी, तो साफ सुथरा दिख रहा था कि उनके दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो रहा है दोस्तों। इसलिए मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि आप यदि शादी करना जा रहे हैं तो आपको कुंडली का मिलान अवश्य करवाना चाहिए दोस्तों। यदि हम गर्ल की कुंडली यहाँ पर लेते हैं और बॉय की कुंडली इस तरीके से लेते हैं, दोनों की कुंडलियों को बनाया जाता है और उसके बाद सॉफ्टवेयर से जो हम गुण मिलान करते हैं वह मैं आपको इस तरीके से यहाँ पर लिख के बताती हूँ। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये दो जातक की कुंडली है जो कि आपस में शादी करना चाहते थे दोस्तों, जिनके गुण तो मिलते हैं। सॉफ्टवेयर से मैं आपको बाय एग्जांपल देकर बताऊंगी कि इस जातक की कुंडली में सॉफ्टवेयर उसको मंगल दोष बता रहा है और इस लड़की की कुंडली में मंगल दोष नहीं है, जिससे वह ये कह देता है कि मंगल दोष होने के कारण जातक शादी नहीं कर सकता। लेकिन मंगल दोष कैंसिल होने के भी बहुत सी रीजन होते हैं। मंगल दोष जब कैंसिल हो जाता है, मंगल यदि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह हो, यदि वह 4th हाउस में भी बैठा है, 1st हाउस में भी बैठा है, 1st हाउस में भी बैठा है, 4th में भी बैठा है या फिर 10th में भी बैठा है, लेकिन यदि वह योग कारक ग्रह है, अच्छा ग्रह है, तो वह मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। मंगल दोष कैंसिल होने के बहुत से नियम होते हैं। यदि उसकी डिग्री 0 डिग्री, 29 डिग्री, 28 डिग्री होती है तो भी मंगल दोष कैंसिल होता है, और इसके अलावा यदि वह सूर्य से अस्त हो जाए तो भी मंगल दोष कैंसिल होता है। शादी में मंगल दोष को इतना प्रेफरेंस दिया जाता है कि कुंडली मिलान होते हुए भी मंगल दोष के कारण शादी हम कैंसिल कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आप इस चीज को गौर करिए दोस्तों। ये इस जातक की कुंडली में आपको बता देती हूँ कि ये इस जातक की कुंडली है। आप देख सकते हैं कि मंगल यहाँ पर स्थित है, इसके यहाँ पर बता रखा है। अब इस जातक की सॉफ्टवेयर में इस कुंडली के बारे में सॉफ्टवेयर क्या कहता है, चलिए देखते हैं हम कि सॉफ्टवेयर कहता है कि यह जातक मंगल है, मंगल दोष है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मंगल दोष, हाँ निम्न मंगल दोष है। लेकिन जब हम मैनुअली कुंडली का
विवेचन करते हैं तो हम देखते हैं कि मंगल का स्थित यहाँ पर है, यानी कि वह यहाँ पर स्थित है और वन खुद की ही राशि में है, तो विपरीत राजयोग की स्थिति बनाकर मंगल योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आ जाता है, जिससे मंगल दोष कैंसिल होता है। तो मंगल दोष के कारण इसकी शादी हम नहीं कैंसिल कर सकते। इस चीज का आप देख सकते हैं कि मैन्युअली कुंडली को विवेचन करना और सॉफ्टवेयर से कुंडली का विवेचन करना कितना डिफरेंस है। उसके बाद हम 7th हाउस का विवेचन करते हैं कि 7th हाउस का मालिक, यानी कि इसके 7th हाउस का मालिक गल की 7th हाउस का मालिक गुरु बनता है। गुरु की स्थिति कहाँ पर है, जो कि 12th हाउस में स्थित है, तो वह अच्छा नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर 7th हाउस का मालिक कौन बनता है, लड़की की कुंडली में शुक्र ग्रह बनता है। शुक्र ग्रह यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता है। आप देख सकते हैं शुक्र यहाँ पर स्थित है, तो ये तो स्थिति अच्छी बना रहा है। उसके बाद हम चंद्र राशि का मिलान करते हैं। इन दोनों की चंद्र राशि सेम राशि है, आप देख सकते हैं दोनों की कुंभ राशि है, लेकिन दोनों का 7th हाउस अच्छा नहीं है, इसलिए इस शादी को मैंने मना किया था, निष्कर्ष जो निकाला था। उसके बाद कारक ग्रह देखा जाता है। लड़की का कारक ग्रह गुरु होता है, वह इसके 12th हाउस में स्थित है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और लड़के का शुक्र ग्रह देखा जाता है, जो कि इसके 7th हाउस में अच्छा है, लेकिन दोनों की स्थितियां बिल्कुल मेल नहीं खा रही है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर से जब हम कुंडली का मिलान करते हैं, गुण मिलान करते हैं, तो पूरे गुण इसमें मिलते हैं। वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, मैत्री, गण, भ्रकुट, नाड़ी, यानी कि टोटल 28 गुण मिलने के बाद भी यह शादी करना वर्जित माना गया है। क्यों माना गया है? मैंने निष्कर्ष यही निकाला था कि लड़का और लड़की कुंडली का मिलान स्तर सामान्य है, दोनों की चंद्र राशि मित्र राशि है तथा गुण 36 में से 28 गुण मिलते हैं, लेकिन 7th हाउस का मालिक शनि और गुरु अच्छा नहीं है। इसके 7th हाउस का मालिक शनि कहाँ पर स्थित है, 6th हाउस में स्थित हो गया, अर्थात ये पीड़ित अवस्था में हो गया, और इसका गुरु यहाँ पर 12th हाउस में स्थित हो गया। दोनों के 7th हाउस गड़बड़ होने के कारण 7th हाउस ही हमारा दाम्पत्य जीवन का कारक होता है। यदि यही गड़बड़ हो जाए तो दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न होना निश्चित होता है, इसलिए अच्छा नहीं है। दोनों का शुक्र भी अच्छा नहीं है, इसलिए विवाह करना अच्छा नहीं माना जाता है, आगे जाके प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मेरे कहने का मतलब यही है कि जब भी आप शादी करने जा रहे हैं तो बहुत छोटा सा ये होता है एक माध्यम कि हम एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर हम कुंडली मिलान आप अवश्य करवा लें, क्योंकि शादी के बाद बहुत बड़ा जीवन होता है जो दोनों को एक साथ गुजारना होता है। यदि यही जीवन हमारा अच्छे से गुजर गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक शादी करने के बाद अगर ये जीवन हमारा अस्त व्यस्त हो गया तो पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है, हमारी पूरी लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। कोर्ट के केस में यदि हम फंस जाए तो 10-10 साल निकल जाते हैं, हमारी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। इसलिए मेरा यही मानना है कि यदि आप शादी करने जा रहे हैं तो आपको कुंडली मिलान अवश्य करवाना चाहिए, और मैनुअली कुंडली का मिलान आपको अवश्य करवाना चाहिए। सॉफ्टवेयर का सहारा नहीं ले, सॉफ्टवेयर का सहारा आप एक मन की शांति को लेने के लिए ले सकते हैं, लेकिन पूरी कुंडली का मिलान करवाकर ही आप शादी करें। और चंद्र राशि का मिलना भी बहुत जरूरी है। यदि आपके सारे गुण मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन चंद्र राशि नहीं मिल रही है, जैसे आपकी मेष राशि है, दूसरे की वृषभ राशि है, दोनों की आपस में शत्रुता है, तो भी आप शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक ग्रह होता है। यदि दोनों के विचार ही नहीं मिलेंगे, एक पूरब जाएगा तो दूसरा पश्चिम जाएगा, कोई ये बोलेगा मैं ये कार्य करूंगा तो दूसरे की बिल्कुल भी मन नहीं होगा कि उस कार्य की वह अनुमति दे, तो दोनों के बीच में मनमुटाव उत्पन्न होंगे। मनमुटाव उत्पन्न होने के कारण कलह उत्पन्न होगा, जिससे उनका जीवन बहुत अच्छे से गुजरेगा नहीं दोस्तों। इसलिए मेरा यही मानना है कि आपको एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर अपने जीवन को सरल बनाना चाहिए दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी के सहारे से हम यह जान पाते हैं कि कौन से ग्रह हमारे पॉजिटिव है, अर्थात कौन से ग्रह हमारे अच्छे ग्रह होते हैं जो हमारी दशा अंतरदशा में हमें पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, और कौन से ग्रह हमारे नेगेटिव होते हैं जिनकी दशा में नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। और उन ग्रहों को जो नेगेटिव रिजल्ट हमारे जीवन में दे रहे हैं उन्हें हम पॉजिटिव किस तरीके से करें। एस्ट्रोलॉजी में सब चीज़ों का इलाज है, लेकिन इलाज आपको ही करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे आप एक पेशेंट हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है कि आप इस तरीके से मेडिसिन लीजिए। जब तक आप खुद मेडिसिन नहीं लेंगे तब तक आप ठीक नहीं होंगे। केवल डॉक्टर के जाने के पास से ही आप ठीक नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर आपके जीवन में से समस्याओं का अंत नहीं हो सकता है, जब तक कि आप उन समस्याओं के कारण को नहीं जान लेते और उन कारण का निवारण क्या होगा उसको
यदि आप नहीं अपनाएंगे तब तक आपके जीवन में बदलाव नहीं होगा दोस्तों। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे जरूर लाइक करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें। आपके शेयर करने मात्र से ही हो सकता है किसी का जीवन बर्बाद होने से बच जाए, किसी का जीवन आबाद हो जाए। कोई एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानता हो लेकिन मानने लग जाए। इसलिए इस वीडियो को हो सकता है जितना आप शेयर अवश्य करें दोस्तों। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि ज्योतिष से रिलेटेड आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके दोस्तों। और आपके जीवन में यदि कोई भी समस्या हो तो आप ऑनलाइन कुंडली सर्विस का यूज कर सकते हैं। उसमें आपको पूरी डिटेल में आपको दूंगी कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है और इसका निवारण आपको क्या करना है दोस्तों। बहुत सटीक जानकारी देती हूँ जिसका पॉजिटिव रिजल्ट मुझे बहुत मिलता है। मुझे खुशी होती है कि मैं दूसरों के दुखों को दूर करने का एक माध्यम बन सकी हूँ दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।